अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 19 अप्रैल को फर्स्ट चरण के चुनाव कंप्लीट हुए और 26 अप्रैल को सेकंड चरण के चुनाव कंप्लीट हुए। आज 7 मई को तीसरे फेज के चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, जिसमें 11 राज्यों के 93 लोकसभा जो क्षेत्र हैं वहां से 1331 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे और चुनावी मैदान में वो फाइट कर रहे हैं। और देखते हैं कि ये जो 93 सीटें हैं और 1331 जो प्रत्याशी हैं, इनमें से कौन प्रत्याशी होंगे जो अपनी बाजी मारेगी, कौन जो पार्टी है वो अपनी सत्ता काबिज करेगी। और ये 11 जो राज्य हैं उसके अंदर असम की जो सीटें हैं वो 4 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है। और असम के अंदर कुल जो सीट है वो 14 सीटें हैं। बिहार के अंदर तीसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव होंगे और कुल जो सीट है बिहार की लोकसभा की वो 40 सीटें हैं। इसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो इस थर्ड फेज के अंदर 7 सीटों पर चुनाव होंगे और छत्तीसगढ़ की जो टोटल सीटें हैं वो 11 सीटें हैं। गोवा की 2 सीटों पर चुनाव होंगे और गोवा की 2 ही सीटें हैं, यानी टोटली गोवा कवर हो जाएगा। इसके बाद गुजरात के अंदर 25 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 26 सीटें टोटल गुजरात की है। इसमें सूरत की जो लोकसभा सीट है उसको छोड़ा गया है, बाकी 25 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसी के साथ कर्नाटक की अगर बात करें तो 14 सीटों पर यहाँ पर प्रत्याशी मैदान में हैं और टोटल जो सीट है कर्नाटक की वो 28 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में हैं और इसकी टोटल सीटें हैं जो वो 29 सीटें मध्य प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हम 10 सीटों पर चुनाव होंगे और टोटल उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 42 टोटल सीटें हैं। इसी के साथ दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव पर 2 सीटों पर चुनाव होंगे और कुल वहां पर 2 ही सीटें हैं, 2 की 2 सीटों पर चुनाव होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 93 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी अपना दांव खेल रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। और टोटल जो सीट है 11 राज्यों की वो 320 सीटें हैं। लगभग तीनों चरणों की अगर हम बात करें तो 543 सीटें सभी राज्यों की बनती है और 543 जो लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से 3 चरणों के चुनाव होने के बाद, आज का चुनाव कंप्लीट होने के बाद 283 सीटों पर चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग आधा जो लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। जो 2 चरणों के चुनाव हमने देखे उसमें हमने वोटिंग का प्रतिशत भी जाना कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई अलग अलग राज्यों में और कहां कहां क्या क्या चुनौतियां आई। इनमें जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, इनमें किस समाज की और किन लोगों की भागीदारी कम रही और किस पार्टी को कितना लॉस हुआ। सूत्रों के हिसाब से हम बता दें कि बीजेपी पार्टी जो 2 चरण है उसमें बुरी तरह से हार मान रही है, बुरी तरह से पिछड़ने वाली है। और अगर तीसरी आज की अगर हम बात करें तो 2 चरणों के चुनाव को देखते हुए इस तीसरे चरण में भी हमें बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे बहुत से कारण है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास जुमलेबाजी थी और कुछ पुलवामा अटैक वगैरह के इस तरह के कुछ मुद्दे थे जिससे जनता ने वोट किए, कुछ प्रतिशत ज़्यादा वोट बीजेपी पार्टी की साइड में गए। और अब की बार अगर हम देखते हैं तो बीजेपी के पास कुछ खास मुद्दे नहीं हैं कि जिससे वो जनता को बरगलाने का काम कर सके, जनता को बहलाने का काम कर सके। और इस तरह के वो तमाम मुद्दे आज बीजेपी के मैनिफेस्टो से और बीजेपी के हर एक वादे से दूर है, जिनके बलबूते पर वो गांव में जाकर वोट मांग के लोगों से बात कर सके।
दूसरा अगर हम देखते हैं तो बीजेपी का हर कहीं, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर बीजेपी का भारी विरोध हो रहा है और विरोध के अंदर बहुत बड़े बड़े कारण भी हैं जिनकी वजह से विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। देश के अंदर बहुचर्चित मुद्दे रहे, चाहे फिर वो किसान आंदोलन रहा हो या फिर मणिपुर का कांड रहा हो या फिर हाथरस का कांड रहा हो या फिर प्रज्वल रेवन्ना जैसे महिला सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित कांड रहे हो। इस तरह के वो तमाम कांड बीजेपी को हराने के लिए कारगर साबित हो गए जो इस बीजेपी सरकार में हुए। बीजेपी सरकार के दौरान 10 साल का जो शासन रहा उसमें बीजेपी सरकार ने जिस तरह की अपनी तानाशाही दिखाई, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र का और अपनी तानाशाही दिखाते हुए विपक्ष के अगर कोई नेता बोल रहे हैं तो उनको जेलों के अंदर डालना, आईडी के छापे मरवाना, मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से अपना प्रचार करना। लेटेस्ट अभी एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी जिसमें बीजेपी सरकार ने सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए मीडिया को पैसा दिया और चैनलों को पैसा दिया अपने प्रचार प्रसार के लिए। और एक यही कारण है कि ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और सत्ता में काबिज हो जाते हैं। लेकिन अब की बार जनता समझ गई है, जनता इनके इरादों को जान गई है और जो विपक्ष है वो भी इनके इरादों से और इनकी रणनीतियों को पहचान गया है। इसलिए विपक्ष जो भी है वो एक साथ इकट्ठा होकर चुनावी मैदान के अंदर है, चुनाव लड़ रहा है और अपनी जी जान उस चुनाव के अंदर झोंक रहा है। हर गांव के अंदर हरियाणा की अगर हम बात करें तो बीजेपी जहां कहीं पर भी जाती है बीजेपी का विरोध किया जाता है। बीजेपी के लोगों को गांव के अंदर बढ़ने नहीं दिया जाता है। इसका मेन जो कारण रहा हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन रहा। किसान आंदोलन इतने लंबे समय से चला आ रहा है जिसमें कई किसान भाइयों ने अपनी जानें गंवाई, आंसू गैस के गोले किसान भाइयों पर छोड़े गए और उन पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए और जेलों के अंदर उनको डाला गया। अपने हक अधिकारों की मांग इतने काफ़ी समय से उठाते आ रहे किसान, जो एक देश का बहुत बड़ा तबका है किसान वर्ग, और हरियाणा के अंदर किसानों की जो संख्या है, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो देश की आधी आबादी हरियाणा और पंजाब से अपना पेट भरती है, यहाँ के अनाज से वो अपना पेट भरती है। उन किसानों के साथ बीजेपी सरकार ने ऐसा किया और बीजेपी सरकार जब से आई तब से किसान भाई सड़कों पर बैठे हुए थे। लेकिन अब चुनाव के दौरान किसान भाइयों ने पहले यह ऐलान कर दिया था कि या तो बीजेपी किसानों की मांगे माने वरना इसका जवाब हम जब चुनाव आएंगे तब देंगे इस बीजेपी सरकार को। और ऐसा ही हुआ। पीछे काफ़ी अफवाहें भी चली कि जो आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहे हैं, वो बीजेपी के इशारों पर चल रहे हैं। लेकिन अब इसकी सच्चाई वास्तव में हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके से किसान बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उनको गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, तो उन चीज़ों से आभास होता है कि वास्तव में किसान भाइयों के साथ गलत हुआ और वो किसी बीजेपी के षड्यंत्र के हत्थे नहीं चढ़े और वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे रहे, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर जिस तरीके से आए दिन बीजेपी के जो कारनामे हैं वो उजागर हो रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना कांड हो या फिर सूरत इंदौर कांड हो, जिसमें किस तरीके से जो विपक्ष के जो प्रत्याशी थे उनको खरीदा गया, उनको चुनाव नामांकन से उनको उठा लिया गया। ये एक लोकतंत्र की हत्या के समान है, लोकतंत्र की जान लेने के समान है। और इसी तरह जो प्रज्वल रेवन्ना का जो कांड हमारे सामने आया और किसान आंदोलन इतने लंबे समय से चला आ रहा है और हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, इस तरह की ये तमाम मुद्दे रहे। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो छात्र वर्ग है वो
प्रभावित है, कहीं बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, रोजगार के नाम पर सर्विसें नहीं है, केवल और केवल जो राशन डिपो है उसके बाहर जो लाइनें लगी हैं उनकी कतारें लंबी हो गई हैं। इसके अलावा बीजेपी सरकार के अंदर कोई खास काम नहीं हुआ। हाँ, ये राशन डिपो की जो लाइनें हैं जहां 20 से 50 लोग जो ज़रूरतमंद लोग होते थे वो लाइन के अंदर लगते थे, आज इस सरकार ने मतलब पूरी अगर लाइन के अंदर देखेंगे तो सुबह लाइन के अंदर लगते हैं और शाम तक बारी नहीं आती। मतलब बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है। साथ में जितनी सरकारी योजनाएं हैं या फिर सरकारी जो काम है उनमें भी जो आम लोग हैं, आम नागरिक है, उनका भरोसा उठ गया है। और इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार के हारने की मेन वजह बनेंगे और उसको सत्ता से बाहर उखाड़ने की वजह बनेंगे। विपक्ष एक साथ में इकट्ठा होकर चुनाव फाइट कर रहा है और आज तीसरे फेज के चुनाव है जिसमें 11 राज्यों की 93 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। चुनावी अपडेट हम आपको देते रहेंगे और जानकारी आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। 11 राज्यों की क्या प्रतिक्रिया आने वाली है, कौन पार्टी और कौन प्रत्याशी कहां से बाजी मारने वाला है, इसकी अपडेट हम आप सभी को देते रहेंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।